Hello everyone, welcome in Renaissance Academy. Today I am going to discuss about Middle English period. आज हम Middle English period के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहली क्लास में हम लोगों ने इंट्रो देखा। इंट्रो में क्या देखा? डिवीजन में टोटल हमने इंग्लिश हिस्ट्री को बांटा। इसके बाद हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड जो फर्स्ट पीरियड था उसको देखा, उसमें सब डिवीजन वगैरह सब देखा। अब हम पहुंच गए हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड में। मिडिल इंग्लिश पीरियड को और किस नेम से जाना जाता है? एंग्लो नॉर्मन एरा, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो इसका सब डिवीजन क्या है? पहला अर्ली मिडिल। इसमें भी हम 3 डिवीजन देखेंगे मिडिल इंग्लिश पीरियड में, अर्ली मिडिल, एज ऑफ चौसर, लेट मिडिल। ठीक है, इस तरह से मिडिल इंग्लिश का भी टाइम चलेगा। तो थोड़ी सी भूमिका देखते हैं कि अर्ली मिडिल इंग्लिश क्या है, कैसे है, क्या है। तो इसमें इंग्लिश जैसा कि आप लोगों ने एंग्लो सैक्सन पीरियड देखा था, एंग्लो सैक्सन पीरियड का एंड कैसे हुआ? पहले रोमन आए, एंग्लो सैक्सन जूट्स आए, इसके बाद वाइकिंग, वाइकिंग के बाद नॉर्मंडी से नॉर्मन। यहीं पे एंग्लो सैक्सन पीरियड का क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। यहीं पे वार ऑफ हेस्टिंग्स हो रहा है। विलियम फर्स्ट और एक कोई नाम था, आप पीछे क्लास में जाके देख लीजिएगा। उनके बीच युद्ध हुआ, उसमें विलियम फर्स्ट विनर हुए, जो जीता वही सिकंदर वाली बात वहां हो गई। और नॉर्मन आए, यहीं से मिडिल इंग्लिश की शुरुआत अब हो रही है। आप कनेक्ट हो गए मिडिल इंग्लिश से, एंग्लो इंग्लिश से। हमने कोशिश की मिडिल इंग्लिश को कनेक्ट करने की। अब आपका वहां वार ऑफ हेस्टिंग्स होता है, जहां पे एंग्लो सैक्सन पीरियड खत्म होता है, मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हो जाती है। अब वार ऑफ हेस्टिंग के बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बहुत फेमस है। नॉर्मन, यहीं से आपका मिडिल इंग्लिश का शुरुआत हो रहा है। तो ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या है? वार ऑफ हेस्टिंग्स के बाद का एक पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया है। ऐसी इंग्लैंड पर अधिकार जमा लिए लोग, और वहां पर इंग्लैंड की पूर्ण विजय हुई। इंग्लैंड पर उनकी पूर्ण, नॉर्मन्स की जो है पूर्ण विजय हुई। इंग्लैंड पर पूरा विलियम फर्स्ट शासन कर गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया थी वार ऑफ हेस्टिंग्स के बाद, यही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है। ठीक है, तो आफ्टर द वार ऑफ हेस्टिंग्स the rule of the Normans was established over England। तो वार ऑफ हेस्टिंग्स के बाद जो पूरी शासन प्रक्रिया, ऐतिहासिक प्रक्रिया जो टोटल हुई, वही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है। और यहीं से मिडिल इंग्लिश की शुरुआत होती है। तो आइए वन लाइन पॉइंट वाइज हम वन लाइनर फॉर्म में पूरा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको देखते हुए आपको मैंने कनेक्ट भी कर दिया, और मिडिल इंग्लिश की बातें अब हम शुरू कर रहे हैं। पूरे कंसंट्रेट आप हो जाइए, पेशेंस के साथ पूरी मिडिल इंग्लिश को समझिए। तो लेट्स बिगिन। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट brought a significant change to English literature and language. English became a lingual country. Sorry, England became a lingual country. नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बहुत बड़ा चेंज ले आता है इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में। इंग्लैंड में 3 लैंग्वेज यहाँ आपको दिख रही है। नॉर्मन फ्रेंच, लैंग्वेज ऑफ अपर क्लासेस, लैटिन, लैंग्वेज ऑफ द क्लर्जी, रिलीजियस लैंग्वेज भी, मतलब क्योंकि बाइबल वगैरह इसी में है, रिलीजियस लैंग्वेज है लैटिन। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज ऑफ द मासेज, वहां के जो कॉमन लोग हैं उनकी जो लैंग्वेज है, बहुत सारे लोगों की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। अब लैंग्वेज पर क्या इफेक्ट पड़ा देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज वाज स्टिल बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टिनेंटल स्पेलिंग एंड वोकेबलरी बाय नॉर्मन फ्रेंच। अब ये नॉर्मन जो आए हैं नॉर्मंडी से, फ्रेंच से,
कि ओकेब वगैरह का इन्फ्लुएंस, जाहिर सी बात है जब कोई किसी कंट्री से आएगा तो इफेक्ट तो पड़ना ही है। वहाँ की स्पेलिंग, वोकेबलरी एटसेट्रा पर इनका नॉर्मन्स का इफेक्ट दिखाई देने लगा है यहाँ पे। तो आप आगे देखिए लिटरेचर क्या हुआ। अरिस्टोक्रेटिक एंड रिलीजियस लिटरेचर सेपरेटेड फ्रॉम दोज ऑफ फ्रेंच मॉडल्स दैट वर अर्लियर अडॉप्टेड। तो अब यहाँ पे जो अरिस्टोक्रेटिक और रिलीजियस लिटरेचर है ये सेपरेट हो गया, किससे कि ये हट गया। भाई जब नॉर्मन्स आ गए, फ्रेंच आ गए, तो इनका जो पुराना था अरिस्टोक्रेटिक और रिलीजियस लिटरेचर था वो उसकी जगह कौन ले लिया, फ्रेंच मॉडल्स ने ले लिया, दैट वर अर्लियर अडॉप्टेड। दिस वाज द पीरियड ऑफ, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा कोटली। दिस वाज द पीरियड ऑफ कोटली, कोटसी लिखा गया है, एरर है, टाइपो एरर है। दिस वाज द पीरियड ऑफ कोटली, चिवलरी एंड रोमांस। तो जो ये पीरियड अब रहा आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड जो रहा, एक कोटली, जो कोर्ट वगैरह की में दरबारियों वाली जो कोर्ट में जो चीजें होती थी उससे संबंधित। इसके बाद चिवलरी क्या होता है, सूरवीरता। आप सूरवीर हैं तो आपको आपका करेक्टर भी सूरवीरता वाला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और रोमांस की इस समय इन सब चीजों की बात हो रही है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नॉर्मन किंग्स इट वाज फैशनेबल टू स्पीक फ्रेंच इन अपर क्लास सर्कल इन इंग्लैंड। जब नॉर्मन्स का रीजन है, नॉर्मन्स जो नॉर्मंडी है फ्रेंच के, जब इनका रीजन है, इस समय ये फ्रेंच बोलना क्या था, फैशनेबल था, फैशनेबल लैंग्वेज थी उस समय फ्रेंच। किसके द्वारा, अपर क्लास है इंग्लैंड का, वहां पे ये लैंग्वेज अपर क्लास लोग ज्यादा बोलते थे फ्रेंच, क्योंकि बाकी लोकल लोगों को आता ही नहीं था फ्रेंच उस समय, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। रिलीजियस लोगों की जो लैंग्वेज थी, जो प्रीस्ट वगैरह थे, उन सब का लैटिन था। तो जाहिर सी बात है जो अपर क्लास के लोग थे उनकी फ्रेंच लैंग्वेज हो गई। इस तरह से इस ईयर में आप देख रहे हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इज फेमस इन दिस ईयर। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इस ईयर में बहुत फेमस रहा। ये पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, हम आपको पहले भी बता दिए हैं इस चीज को, फिर आपको रिवाइज करा दे रहे हैं इसलिए बता दिए। अब इसी में आप देखिए मिडिल इंग्लिश पीरियड में क्या है, हमने अर्ली देखा, अर्ली पीरियड उसका था। अब एज ऑफ चौसर है, ठीक है, मिडिल इंग्लिश का सब डिवीजन है, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मिडिल इंग्लिश ही चल रही है। 1340 से 1400 AD तक क्या है, एज ऑफ चौसर है। अब एज ऑफ चौसर क्यों है कि उस समय बहुत सारे राइटर फेमस हुए, लेकिन उसमें जो फेमस लोग हुए उनमें भी सबसे प्रोमिनेंट कौन रहे, चौसर रहे, इसलिए इस एज को एज ऑफ चौसर कहा गया। अब इसमें देखिए चौसर के आने से क्या इफेक्ट पड़ता है आपके लिटरेचर पर, मिडिल इंग्लिश पीरियड की इंग्लिश कैसे होती है और क्या इफेक्ट पड़ता है। एज ऑफ चौसर क्लोजली एसोसिएटेड विद द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ, एज ऑफ चौसर क्लोजली associated with the life and works of Chaucer. It was the age of transition. ट्रांजिशन किस चीज का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिडिवल टू मॉडर्न टाइम, लैंग्वेज, कल्चर, पॉलिटिक्स। ये यहीं से हमारा ट्रांजिशन पीरियड चलता है। ट्रांजिशन पीरियड अब शुरू हो गया है, मॉडर्न हमारी लैंग्वेज है, यहीं से ट्रांजिशन होना शुरू हो गया है। अब यहीं से जो मिडवल इंग्लिश है अब ये मॉडर्न टाइम की तरफ अपने तरफ बढ़ रही है। चौसर का इफेक्ट लैंग्वेज, कल्चर, पॉलिटिक्स सब पर पड़ा, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इस पीरियड का, एज ऑफ चौसर का। द कंप्लीट एज ऑफ चौसर स्पेंस द लेट 14th century, a period marked by significant historical events such as, इसमें देखिए हिस्टोरिकल इवेंट्स में इंपॉर्टेंट रहा 100 Year Wars। 100 Year Wars किनके बीच हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। इस युद्ध की सबसे बड़ी बात ये रही, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो ये वार हुआ 100 years, इंग्लैंड के लोगों में देशभक्ति की भावना जाग गई। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में देशभक्ति की भावना जब जगी तो हम आजाद हो गए, उसी तरह से यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में देशभक्ति की भावना जाग जाती है और इंग्लैंड के लोगों में अपनी नेशनल आइडेंटिटी की भावना हो जाती है कि हमारी भी कोई लैंग्वेज हो,
हम अपनी एक आइडेंटिटी बनाएंगे और यहीं से इंग्लिश लैंग्वेज की वो लोग अडॉप्ट करते हैं, अपनी नेशनल आइडेंटिटी के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज को लेते हैं। अब दूसरी हिस्टोरिकल बात रही यहाँ पे ब्लैक डेथ। आप सभी जानते होंगे ब्लैक डेथ के बारे में। प्लेग आ गया इसी समय, ये राइट से बीमारी होती है। तो फेमाइन काइंड्स ऑफ थिंग्स, मतलब पूरी एकदम भूखमरी वाली स्थिति हो गई। 1/3 पार्ट प्लेग से एकदम मर गए, वहां पे डेथ हो गई उनकी। जब लोग मरने लगे तो प्राइस्ट से, जो प्रीस्ट थे उनसे और जो चर्च वगैरह इन सबसे लोगों का विश्वास हट गया। अब यहाँ पे एक और बात रही बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाए एज ऑफ चौसर में या किस एज में ये होता है, तो ये है पीजेंट्स रिवोल्ट। फार्मर वॉज नॉट हैप्पी। भाई क्यों खुश होंगे फार्मर, जब जमींदारी प्रथा है, वो अपनी जमीन पर अपनी खेती नहीं कर सकते हैं, अपने पैसे नहीं कमा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अनहैप्पी थे फार्मर। टैक्स दुनिया भर के वसूले जाते थे, इसलिए यहाँ पे पीजेंट रिवोल्ट भी हुआ। दिस वाज ए मेजर अपराइजिंग ऑफ इंग्लिश फार्मर अगेंस्ट हाई टैक्सेस एंड, यहाँ पे टैक्सेस की स्पेलिंग थोड़ी एरर है, टैक्स टैक्सेस एंड फ्यूडल ऑपरेशन। तो ये सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ यहाँ पे पीजेंट हुआ, रिवोल्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट क्या रहा इस समय। मिडिल इंग्लिश पीरियड में हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंड डिवीजन पढ़ रहे हैं चौसर एज का, चीज का ध्यान रखिए। इस समय लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट क्या रहा, साहित्यिक रूप से क्या हमको फायदा हुआ, कहां तक हमारा साहित्य पहुंचा। चौसर्स वर्क्स प्लेड ए क्रूशियल रोल, बहुत भयानक रोल किया चौसर ने। द ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश, अब ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश, आप देखिए यहाँ से ओल्ड इंग्लिश अब मिडिल इंग्लिश की तरफ पूरी तरह आ चुकी है। इज राइटिंग रिफ्लेक्ट्स द इवॉल्विंग लैंग्वेज लिंग्विस्टिक रिचनेस ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड। इस तरह से ओवरऑल लिंग्विस्टिक लैंग्वेज दोनों क्या हुआ, काफी रिच हुआ। Chaucer wrote in various genres including poetry, romance, allegory and revelio। आप यहाँ से x हटा लीजिएगा, ये भी टाइपो एरर है, आज कुछ टेक्निकल यहाँ पे फॉल्ट मिल रहा है। तो Chaucer wrote in various genres, उन्होंने बहुत सारे जोनर में लिखे, इंक्लूडिंग उन्होंने पोइट्री भी लिखा, रोमांस भी लिखा, एलेग्री भी लिखा, फेवेलियो भी लिखा। आपको रोमांस के बारे में पता होगा, एलेग्री डबल मीनिंग रखती है, एक हिडन होती है, एक सरफेस होती है। पोइट्री आप जान ही रहे हैं। फेवेलियो जो होती है एक शॉर्ट, मतलब थोड़ी सी हास्यास्पद स्टोरी होती है फेवेलियो। जब हम लिटरेरी टर्म पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल जानेंगे। अब एज ऑफ चौसर में ही आप देखते चलिए, एंग्लो नॉर्मन इरा मिडिल इंग्लिश को बोलते हैं और इसी को मिडिल इंग्लिश भी कहा जाता है, एंग्लो नॉर्मन इरा। और उसी में कौन सी एज चल रही है, एज ऑफ चौसर, उसी में आगे आप कंटिन्यू रखिए पीछे से। हिज वर्क्स शोकेस वर्सैटिलिटी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन। कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि चौसर का जो वर्क है वर्सैटिलिटी, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न था, डीप, बहुत उसमें सूझबूझ वाली बातें थी, लिटरेरी ट्रेडिशन भी था, कोर्टली लव एंड रोमांस था। Chaucer's writing often explore themes of courtly love, chivalry and romance। चिवलरी माने आपको पहले बता दिए, सूरवीरता की बातें। Use of these themes is influenced by both classical and medieval tradition। दोनों को, क्लासिकल और जो मेडिवल ट्रेडिशन था, बहुत इन्फ्लुएंस्ड किया। अब थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, यहाँ पे थोड़ा आप फोकस हो लीजिएगा। सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एज से हमने वन लाइनर फॉर्म में डाल दिया है। चौसर के बारे में है, चौसर को क्या क्या एडजेक्टिव मिला हुआ है। प्रोमिनेंट फिगर है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि मिडिल इंग्लिश पीरियड के प्रोमिनेंट फिगर हैं, इसी में एज ऑफ चौसर, इसलिए इस एज का नाम है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी हैं, फादर ऑफ रेनेसा भी कहे जाते हैं, ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी कहे जाते हैं, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहे जाते हैं। इतने एडजेक्टिव हैं, क्या है, फिर से आपको एक बार रिवाइज कराते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ रेनेसा, ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा,
आई होप आपको याद हो गया होगा। एक बार आप रिवीजन मारिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, पोएट्री के फादर कौन है? चौसर। इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन है? चौसर। रेनेसा के फादर? चौसर। ग्रैंडफादर ऑफ नॉवेल्स? चौसर। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा? चौसर। आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे हम रिवाइज भी करा दिए। आप नोट में देखिए, कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ देख लिया मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, तो कई बार रेनेसा का ना पूछ के अगर आपसे पूछ लिया जाए मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कौन है? वाइक्लिफ। वाइक्लिफ की स्पेलिंग आप थोड़ा देख लीजिएगा, टाइप एरर है। अब यहाँ पे है चाइल्ड ऑफ रेनेसा, फादर ऑफ रेनेसा कौन है? चौसर। चाइल्ड ऑफ रेनेसा कौन है? स्पेंसर। ऑथेंटिक है, बात का आप ध्यान रखिए। अब आपको एक क्वेश्चन और मिलता है कि हीरोइक कपलेट का यूज कौन किया? हीरोइक कपलेट का सबसे पहले यूज कौन किया? चौसर यूज्ड हीरोइक कपलेट। और किस बुक में किया? इन द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। आप को भी फोकस कर लीजिए। चौसर यूज्ड हीरोइक कपलेट इन द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ठीक। इनका सबसे फेमस वर्क है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी जानते भी होंगे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे फोकस करा दे रही हूं। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, इसमें 29 कैरेक्टर्स, 24 चैप्टर्स। क्या है? द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स किसकी ये रचना है? चौसर की। चौसर की क्या है? द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स आपको याद होता है, लेकिन द प्रोलॉग इस पूरा नेम है, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। इसमें 29 कैरेक्टर्स हैं, 24 चैप्टर्स हैं। और इस एज में चौसर सबसे प्रोमिनेंट रहे, इसलिए एज ऑफ चौसर। लेकिन कुछ और भी राइटर रहे, तो उनका नेम भी एक दो लोगों का आप जान लीजिए। अदर प्रोमिनेंट राइटर्स कौन थे? लैंगलैंड और वाइक्लिफ। ओके। अब आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड, दो डिवीजन, अर्ली मिडिल, एज ऑफ चौसर। अब तीसरे हम पहुंच गए, कौन सा? लेट मिडिल इंग्लिश। कौन सा मिडिल इंग्लिश में? अर्ली मिडिल इंग्लिश पीरियड, सेकेंड एज ऑफ चौसर, थर्ड लेट मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब यही मामला गड़बड़ हो जाता है पूरा। लेट मिडिल इंग्लिश पीरियड 15th सेंचुरी, 1400 से 1500, इतने लंबे टाइम तक क्या है? बैरन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहीं पे मामला बंटाधार पूरा हो गया। यहाँ पे लिटरेचर पूरी तरह से बंजर हो गई, यहाँ पे किसी भी तरह का लिटरेचर का विकास नहीं हुआ। इस तरह से आज आपने क्या जाना? हमने आपको कनेक्ट किया एंग्लो सेक्सन पीरियड से मिडिल इंग्लिश में, कैसे वार ऑफ हेस्टिंग्स, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ साथ मिडिल इंग्लिश हमारी चली। उस एज में इन कैटेगरी को हमने मिडिल इंग्लिश पीरियड को बांटा। एज ऑफ चौसर सेकेंड पीरियड था, उसके पहले क्या था? अर्ली मिडिल पीरियड, फिर उसके सबसे लास्ट में लेट मिडिल। इस तरह से आपका 3 पीरियड, अर्ली मिडिल, चौसर, लेट मिडिल। हमारा यहाँ पे मिडिल इंग्लिश पीरियड पूरा हुआ। आगे हम बाकी रेनेसा के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा अपना डिवीजन हमने किया है, हमने पढ़ लिया एंग्लो सेक्सन, मिडिल इंग्लिश, एंग्लो नॉर्मन जिसको कहते हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रेनेसा पीरियड। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।